बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देखें, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अपनी इनकम और प्राइस और विलिंगनेस में रहते हुए जो जो खरीदने के लिए आप विलिंग भी होंगे और एबल भी होंगे। गुड एक्स की क्वांटिटी और गुड वाई की क्वांटिटी जो खरीदने के लिए आप विलिंग भी हों और एबल भी हों, वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब जिस पॉइंट पर आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो गई, मैच कर गई। एक काम करने के लिए आप विलिंग हो लेकिन एबल ना हो, लेकिन एक काम करने के लिए आप एबल हो और विलिंग ना हो, तो इट मींस दैट बात नहीं बनेगी ना। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व के लिहाज से इंडिफरेंस कर्व को अगर अकेले देखेंगे तो वो शो करेगा सिर्फ और सिर्फ किस चीज को? विलिंगनेस को। और जब बजट लाइन को या प्राइस लाइन को देखेंगे तो वो शो करेगा सिर्फ और सिर्फ किसको? एबिलिटी को। तो इंडिफरेंस कर्व में मौजूद हम कौन से कॉम्बिनेशन को परचेज कर रहे होंगे? कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं। तो सिंपल जवाब इसका ये है कि इंडिफरेंस कर्व में मौजूद हम जिस कॉम्बिनेशन को परचेज कर रहे होंगे वो कॉम्बिनेशन होगा जिसके लिए हम क्या होंगे? एबल होंगे। विलिंगनेस के मतलब विलिंगनेस तो हमारी बहुत सारी कॉम्बिनेशन के लिए होगी, लेकिन जिस पॉइंट पर हमारी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाएगी? मैच कर जाएगी, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? तो किताब के अंदर कहीं भी ये इक्विलिब्रियम विद डेटा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने इस इक्विलिब्रियम को रखूं विद डेटा। तो सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए आपके सामने रखते हैं किस चीज को? बजट लाइन। और बजट लाइन में वही वाली लूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, बबलू वाली। बजट लाइन बोलूं या प्राइस लाइन बोलूं, बात एक ही है ना? यस और नो? जवाब देंगे ना आप? बजट लाइन बोलूं या प्राइस लाइन बोलूं, बात एक ही है ना? कॉम्बिनेशंस, टॉफीज, चॉकलेट्स, आप सब जानते हैं कॉम्बिनेशन नहीं क्या था? जीरो टॉफीज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको। चॉकलेट्स हमने रखी थी एक्स एक्सेस में। आप सबको याद होगा कि जब हम एक भी चॉकलेट नहीं खरीदते तो हम पूरा बजट किस पे स्पेंड कर सकते थे? टॉफीज पर। कॉम्बिनेशन बी क्या था? 1 for 16। कॉम्बिनेशन सी क्या था? 2 for 12। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्बिनेशन आपका डी क्या था? 1 for 16, 2 for 12, 3 for 8, ऐसा ही है ना? अच्छा, कॉम्बिनेशन ई क्या था हमारे पास? 4 for 4। पिछली क्लास से कंटिन्यू है ना सारी बातें? अगर पिछली क्लास याद है तो मेरे ख्याल से
इस कॉम्बिनेशन को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। तो जिसको भी इस डेटा में कोई क्वेश्चन हो तो पिछले डेटा को, पिछली क्लास को रेफर कर सकता है। 540 ऐसा ही था बेटा। अच्छा, साथ में क्या बना रहा हूं मैं, इंडिफरेंस कब बना रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं इंडिफरेंस शेड्यूल। कॉम्बिनेशन में वही रख रहा हूं। यहां एक कॉलम और आएगा, किसको बोलेंगे, प्राइस रेशो। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही कहेंगे ना बेटा, कहां पर, जब हम इसको इंडिफरेंस का, जब इसको क्या बोलेंगे, पीपीएफ बोलेंगे। पीपीएफ नहीं बोल रहे तो हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं बोल रहे। सही है ना बेटा। जब हम इसी डायग्राम को जब हम पीपीएफ बोलेंगे तब हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देंगे। चॉकलेट्स, टॉफीज और एमआरएस एक्स वाई, कॉम्बिनेशन में वही यूज करूंगा सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा आप लोग। देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 से, 0 से शुरू नहीं करना। मतलब मैं कॉम्बिनेशन बी से शुरू कर रहा हूँ। 1 चॉकलेट एंड 20 टॉफीज। विलिंगनेस है ना भाई, एबिलिटी की बात नहीं हो रही, विलिंगनेस मतलब वो चाहता है 1 चॉकलेट और 20 टॉफीज। विलिंगनेस में तो कुछ भी मुमकिन है। 1 चॉकलेट एंड 20 टॉफीज, जवाब दे। ठीक है जी। 2 chocolates and 12 टॉफीज। हो सकता है, लेकिन आपको एक को बढ़ते हुए दिखाना है ना, तो 1 से 2 की तरफ बढ़ते हुए जाए तो ज्यादा फायदे वाली बात होगी ना। मतलब एक चीज को आप थ्योरेटिकली प्रेजेंट करें तो ऐसे प्रेजेंट करें आप बात समझा सकें। ठीक है। उसके बाद 3 4 8, उसके बाद 4 4 यानी 4 and 6, 4 chocolates and 6 टॉफीज। उसके बाद नंबर 5, 5 चॉकलेट 5 टॉफीज। तो अब इस बात को समझना है आपने, देखिएगा। देखिए मैंने बना तो दिया, अब ये बात आपको समझ में तफसील से जब आएगी, जब आप इसका क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। यानी अब आप क्या करो, बेटा एक तरफ बजट लाइन है, एक तरफ इंडिफरेंस कर्व है, दो अलग अलग चीजें बना रहा हूं, जरा होश में रह के सुनो बात को।
मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखो अच्छी तरह। पहले आप पहले इसको देख लो, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। पहले देखो इस पूरे सिनेरियो को, ठीक है। क्लियर बोल के आ चुका हूँ। एक तरफ एबिलिटी है, बजट लाइन एबिलिटी शो कर रहा है, और एक तरफ जो रेड से लिखा हुआ है वो क्या है, विलिंगनेस है। तो क्या बोल रहा हूँ, विलिंगनेस में हम किसी भी चीज को जीरो नहीं शो कर रहे हैं। और हमने कहा जनाब कि आप एक चॉकलेट के साथ 20 टॉफीज खरीदने के लिए क्या है, विलिंग है, ठीक है ना। जब आप 1 से 2 पर आते हैं तो फिर आप क्या है, आप अगली चॉकलेट खरीदने के लिए 8 टॉफीज सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है। लेकिन एक्चुअली आपको कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, 4। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। रिस्पॉन्स दें बेटा, ठीक है ना। तो पहले आप एक सिनेरियो को पूरा समझ जाओ यार। मतलब अर्ली क्वेश्चन करोगे तो आप मुझे भी रोक दोगे बात करने से, बात कहीं से कहीं और निकल जाएगी। आप एक सिनेरियो को कंक्लूड तो होने दिया करो यार। बाज़ दफा क्या होता है, कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, उसमें थोड़ा सब्र रिक्वायर्ड होता है। मैंने पहले आपको समझा दिया, चैप्टर थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का है। पूरी इकोनॉमिक्स में अपनी नौयत का अलग किस्म का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका अगर हम बनाते हैं डायग्राम, तो एक डायग्राम बनेगा बजट लाइन की शक्ल में और एक डायग्राम बनेगा इंडिफरेंस कर्व की शक्ल। बजट लाइन का डायग्राम मैं व्हाइट लाइन से बनाऊंगा और इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम मैं रेड लाइन से बनाऊंगा। जरा देखते हैं इस बात को। इसके डायग्राम देख लें। ठीक है जी, तो ये 5 चॉकलेट्स आ गई हैं आप। ठीक है बेटा, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, वही स्ट्रेट लाइन है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे आप सब। जो पहले भी मैं ड्रॉ कर चुका हूं, तो मैं कोई नई चीज ड्रॉ नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा। तो जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 है बजट लाइन के लिए। बजट लाइन के लिए और प्राइस लाइन के लिए बोल रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व के लिए नहीं। अच्छा, जब x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू जब 0 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आप सब जानते हैं, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से, तो उस लाइन का नाम क्या होगा, बजट लाइन होगा। ठीक है जी, ये आपकी आ गई बजट लाइन, और इस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं।
जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, सारे कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बना दिया था कि एक दफा आप इसको अच्छी तरह एनालाइज कर लीजिए। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बी कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में बाद में लिख देता हूँ, लेकिन ये आपको पता है सारे कॉम्बिनेशन मौजूद हैं ए से लेके एफ तक, जिनको मैंने मार्क कर दिया। तो ये जो व्हाइट लाइन बनी है ये क्या है, बजट लाइन है। ये बजट लाइन क्या शो कर रही है, अपनी इनकम और प्राइसेस ऑफ गुड एक्स वाई में रहते हुए आप क्या कुछ खरीद सकते हैं, एबिलिटी। ये कल की क्लास में डिस्कस किया कि नहीं किया? यस और नो भी रिस्पॉन्स देते जाइए जल्दी जल्दी, ताकि बात होती जाए हमारे साथ साथ। अच्छा जी, अब हम क्या कुछ खरीदने के लिए विलिंग है, इस पे ले आते हैं विलिंगनेस को। तो हमारी विलिंगनेस क्या है, विलिंगनेस ये है, ये विलिंगनेस है, पहला पॉइंट। कि हम एक चॉकलेट के साथ 20 टॉफीज खरीदने के लिए विलिंग हैं। लेकिन क्या हम खरीद पाएंगे? हम विलिंग तो हैं, लेकिन इस काम के लिए हम एबल नहीं है। तो जिस काम के लिए हम विलिंग हो और एबल ना हो, वो काम कैसे हो सकता है? यस और नो जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। अच्छा जी, उसके बाद हम दो चॉकलेट के साथ जो हैं, हम दो चॉकलेट के साथ जो हैं वो 12 टॉफीज खरीदने के लिए क्या है, विलिंग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हम तीन चॉकलेट के साथ जो है वो 8 टॉफीज खरीदने के लिए क्या है, विलिंग है। जवाब दें बेटा। अच्छा जी, उसके बाद हम 4 चॉकलेट के साथ जो है, अब क्या है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हम 4 चॉकलेट के साथ जो है वो 6 टॉफीज खरीदने के लिए विलिंग है।
और उसके बाद हम 5 चॉकलेट के साथ जो है वो 5 टॉफी खरीदने के लिए बोलेंगे। वो वाई एक्सिस अगर आप मैच करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। नो, नो किस बात के लिए? विलिंगनेस की बात हो रही है। शेड्यूल देख लें पहले आप। ठीक है जी। अब आप क्या करें, अब आप इसको मिला दें, इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें आपस में। जब आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको एक इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। यस और जवाब दें। ठीक है जी, ये इसका कॉम्बिनेशन बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ। और ये बजट लाइन का, ये बजट लाइन का कॉम्बिनेशन ए है, बी है, फिर सी डी, और ये ई है, और ये एफ है। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कॉमन है बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व? बताइए। सी एंड डी, गुड। अब सी एंड डी में से कौन सा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए? क्योंकि कॉम्बिनेशन तो कोई एक होगा, मतलब या तो आप 12 टॉफीज के साथ, 2 चॉकलेट के साथ 12 टॉफीज खरीदने के लिए विलिंग और एबल होंगे, या फिर आप 3 चॉकलेट के साथ 8 टॉफीज खरीदने के लिए विलिंग और एबल होंगे। बताइए, जल्दी बताइए। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? हायर वन का यहाँ क्या ताल्लुक यार, ये तो सेम इंडिफरेंस कर दे। हम कॉन्सेप्ट क्यों तबाह करते हो बेटा? सेम इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक बराबर होगा। एक इंडिफरेंस कर्व के मुकाबले में दूसरे इंडिफरेंस कर्व में हायर का इम्पैक्ट होता है बेटा, सेम इंडिफरेंस कर्व पर इम्पैक्ट नहीं होता। ये सेम इंडिफरेंस कर्व है, COD is on the same indifference curve। हाँ बेटा बोलिए। आप सब खामोश हैं, मैं भी खामोश हूँ। देखिए बेटा, मैं जिस तरीके से इस टॉपिक को लेके चल रहा हूँ ना, किताब पढ़ के देख लें, आपके पास इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिटेल नहीं है इतनी। मैं चाह रहा हूँ कि आप इन्वॉल्व होकर पढ़ें। इंतहाई खुश तरीन टॉपिक है ये। टॉफीज और चॉकलेट लेकर आ गए हैं इसके अंदर, बबलू को भी लेकर आ गए हैं इसके अंदर। अब क्योंकि मैं बात इस पे कम इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो डेटा है ये पहले आपके सामने मौजूद है। अब आपको कुछ कंक्लूड करना चाहिए। कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो जवाब इसका है डी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट।
कंज्यूमर जो है वो डी कॉम्बिनेशन पर इक्विलिब्रियम पर है। इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूं और ठीक है जी, डी कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। सवाल है क्यों, सवाल है क्यों। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था आपने? क्या आपने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा? तो कंज्यूमर सरप्लस में एक कॉन्सेप्ट कौन सा था? प्राइस ही इज विलिंग टू पे बिकम्स इक्वल टू प्राइस ही एक्चुअली पेज। वो जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट था उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा था? कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम वहां आ रहा था जहां पे विलिंगनेस और एबिलिटी बराबर हो रही थी। यस और नो? तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम वहीं पर आएगा जहां पे विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होगी, हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे? लेट्स प्रूव। कैसे इसको प्रूव करते हैं, आइए देखिए पीछे तरह इस पेज पर। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं यहां से, देखिए प्लीज सब लोग। एक चॉकलेट हासिल करने के लिए कितनी टॉफीज क्या करती, सेक्रीफाइस की? जवाब दें। 4। फिर मजीद एक चॉकलेट हासिल करने के लिए कितनी टॉफी सेक्रीफाई कर दी? 4। या इसको आप जिस तरह लिखते हैं उस तरह लिख दें भाई, ताकि y2 माइनस y1 वाला मसला ना हो आपको। 4:1। एक को हासिल करने के लिए 4 सेक्रीफाई कर दिया। 4:1। ठीक है बेटा? यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं हर बार इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक चॉकलेट की कीमत जो है वो 4 टॉफीज के बराबर है। तो हर बार एक चॉकलेट का इजाफा करने के लिए आपको जो प्राइस इन टर्म्स ऑफ टॉफीज बेयर करनी पड़ रही है वो 4 टॉफीज है। यस और नो बोलिए। ये एबिलिटी है, क्विक। ये बातें हो चुकी हैं सारी की सारी। लेकिन आइए इंडिफरेंस कर्व की बात कर लेते हैं। अब बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। आप इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन बी से कहां पर आए? सी पर। तो आप एक चॉकलेट को बढ़ाने के लिए 8 टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हैं। आपने बोला कि अगर दूसरी चॉकलेट देगा, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अब आपका दोबारा दिमाग कनेक्ट होना चाहिए, बीच में आपने पढ़ना छोड़ दिया, प्रॉब्लम ये। अब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो अगर मुझे सेकंड चॉकलेट हासिल करने के लिए 8 टॉफीज कुर्बान करनी पड़ी तो वो भी कर दूंगा। मेरे नजदीक इतनी अहमियत है उस सेकंड चॉकलेट कि अगर सेकंड चॉकलेट मुझे 8 टॉफीज के बराबर भी पड़ जाए तब भी खरीद लूंगा। ये आपकी स्टेटमेंट है जो कि चॉकलेट की इंपॉर्टेंस को शो करती है। लेकिन जब आप मार्केट जा रहे हो तो मार्केट में आपको एक इजाफी चॉकलेट के लिए कितनी टॉफी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है? ये वही वाली बात है कि अगर इसके 100 रुपए देने पड़े तो भी दूंगा, लेकिन आप देख कितने रहे थे उस वक्त? 40 रुपए। कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा था? 60 रुपए। यस और नो? तो क्या यहां पर कंज्यूमर सरप्लस नहीं है? क्या यहां पर कंज्यूमर सरप्लस नहीं है? यानी बजट लाइन पे बी से सी पे आने के लिए आपको 4 यूनिट सेक्रीफाई करने पड़ रहे हैं वाई के, और इंडिफरेंस कर्व पर बी कॉम्बिनेशन से सी कॉम्बिनेशन पे आने के लिए आप 8 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है? विलिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकंड यूनिट है उसकी अहमियत आपके नजदीक कितनी टॉफीज के बराबर है? 8 टॉफीज के बराबर है। लेकिन फिर भी एक्चुअली आपको सेक्रीफाइस कितनी करनी पड़ रही है? 4 करनी पड़ रही है। इसका मतलब आप सरप्लस में नहीं हुए। क्या आप कंज्यूमर सरप्लस में नहीं हुए? तो आपको तो स्टॉप वहां करना चाहिए ना जहां पर आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो? 0। आपको तो स्टॉप वहां करना है जहां पर आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? 0 होगा। यस और रिस्पॉन्स दीजिए।
अब आप आगे देखिए, आप सेकंड से कहां पर आते हैं, थर्ड पर आते हैं। तो सेकंड से थर्ड पे आने के लिए आप जो है वो कितनी टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है, 4, 4:1। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी टॉफीज आप सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हैं उतनी ही आप एक्चुअली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है, विलिंगनेस और एबिलिटी बराबर नहीं हो गई? The price he is willing to pay becomes equal to the price he actually pays. तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो रही है, बराबर हो रही है, डी कॉम्बिनेशन। उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जहां पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो रही हो, बराबर हो रही हो। हम क्वांटिटी के लिहाज से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज हम कौन से पॉइंट पे बराबर है, क्वांटिटी के लिहाज से भी हम बराबर होने चाहिए और स्लोप रेट ऑफ चेंज के लिहाज से भी हम बराबर होने चाहिए। तो कॉम्बिनेशन सी पर हम क्वांटिटी के लिहाज से तो बाज़ाहिर बराबर हो गए थे, लेकिन रेट ऑफ चेंज के लिहाज से हम बराबर नहीं थे, इसलिए हम सरप्लस में थे। लेकिन डी पॉइंट पर हम क्वांटिटी के लिहाज से भी बराबर हो गए और स्लोप के लिहाज से भी बराबर होगा, तो लिहाजा डी कॉम्बिनेशन क्या बन गया बेटा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। देख लो जवाब तो। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर स्लोप यानी कि प्राइस रेशो और एमआरएस बराबर नहीं दिखेगा आपको। आइए अब हम चौथा यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे, क्यों? हम चॉकलेट्स को 1 यूनिट से और नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? हम कॉम्बिनेशन ई परचेज नहीं कर रहे होंगे। वजह उसकी क्या है, वजह बड़ी सिंपल सी है कि एक और चॉकलेट खरीदने के लिए अब मैं जो टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हूं वो कितनी है, वो 2 है, और 2 सेक्रीफाइस करके मैं 1 चॉकलेट हासिल करना चाहता हूं, और एक्चुअली मुझे मार्केट में सेक्रीफाइस कितनी करनी पड़ेंगी, यस और नो, जवाब दो। यानी एक चॉकलेट की कीमत अब मेरे नजदीक, एक चॉकलेट की कीमत अब मेरे नजदीक किसके बराबर, 2 टॉफीज की, यस और नो, क्या ख्याल, जवाब दो। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन ई है इसको खरीदने के लिए मैं एक ही पॉइंट पर विलिंग हो सकता हूं कि जब एक चॉकलेट की कीमत एक्चुअली 2 टॉफीज के बराबर होता है। मतलब चॉकलेट की कीमत 20 रुपए से गिरकर कितनी हो जाए, 10 रुपए हो जाए। वही बात है ना कि मैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दूंगा चॉकलेट की, जब उसकी प्राइस में क्या आएगी, कमी आएगी। वही वाला कॉम्बिनेशन, वही वाली बात जो हम कहां कर चुके हैं, ये सारी बातें वही हैं जो हम कंज्यूमर सरप्लस में कर चुके हैं और ये रिपीट हो रही है यहाँ पर। और इस चीज को इधर इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हालांकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी जो है वो यूटिलिटी अप्रोच में मौजूद है, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि आपकी किताब डिस्कस नहीं करती उसको। तो किताब ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ डिस्कस किया हुआ है, और वो किस सेंस में डिस्कस किया हुआ है कि जिस पॉइंट पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी आपकी, आपका प्राइस रेशियो और एमआरएस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो फिर आप क्या होंगे बेटा, आप उस पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अच्छा, पांचवा जो कॉम्बिनेशन, जो आपका जो कॉम्बिनेशन एफ है वो भी आप नहीं खरीदने के लिए विलिंग, क्योंकि आप वहां पर एक चॉकलेट हासिल करने के लिए एक ही
टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए क्या हो, विलिंग हो। तो ये आप देख लें जरा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो ना सिर्फ विलिंगनेस के लिहाज से बल्कि एबिलिटी के लिहाज से भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि उस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर आपका, देखो मैं अल्फाज सुनना, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व या जो आप कॉम्बिनेशन खरीदना चाह रहे हैं उसका इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा, या बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के। तो जिस पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, वो पॉइंट आपका असल में क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है? बड़ा सिंपल जवाब है कि जिस पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व से, तो उस पॉइंट पर हम देखते हैं हम सी से डी पे मूव कर रहे हैं। जो सी से डी पर मूव करने का स्लोप है, रेट ऑफ चेंज है, वो इन टर्म्स ऑफ बजट लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, सेम है। तो जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व में उसको हम बोलते हैं एमआरएस एक्स फॉर वाई, और जो स्लोप होता है बजट लाइन का उसको हम बोलते हैं प्राइस रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आ गया जहां पर बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व पर, और जिस पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व पर, उस पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई बराबर है प्राइस रेशियो ऑफ गुड एक्स एंड वाई के। यस और रिस्पॉन्स दीजिए। क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो लिहाजा आप कॉम्बिनेशन डी परचेज कर रहे होंगे जिसमें 3 चॉकलेट्स और 8 टॉफीज क्या होंगी, शामिल होंगी, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होगी, एक जैसी होगी। अब आप मुझे बताइए इसमें कोई सवाल हो तो ये डायग्राम मैंने विद डेटा बनाया हुआ, आपकी स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल डायग्राम बनाया हुआ और टेंजेंसी पॉइंट को डिस्कस किया हुआ। आप चेक कर लें, स्टडी टेक्स्ट पढ़ के देख लें एक दफा, आपको आइडिया देगा किस नौयत का टॉपिक है। पूरा थ्योरेटिकल करके पढ़ाया गया ये सारा का सारा, और ये मैंने कोशिश की है कि विद डेटा आपको एक्सप्लेन करूं इसको, ताकि इसका असल मकसद आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, बात समझ में आई है, बताइए। क्या कहते हैं, बोलिए, कंफर्म। अब ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है इक्विलिब्रियम। असल में तो क्या है, इसको लिखना है। डिस्कस इसलिए किया है कि ताकि जब थ्योरेटिकली डिस्कस हो तो आपको परेशानी ना हो, फिर क्वेश्चन आप रेज ना करें। ठीक है, बताइए बेटा। अब इस पे आपका कोई भी सवाल हो तो अब आप मुझसे भले पूछें, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं अभी यहाँ पर, मजीद कोई थ्योरेटिकल बात करने से पहले क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक की नौयत बड़ी मुख्तलिफ है, और ये पता नहीं कितनी अवाम ऐसी है जिसको ये टॉपिक समझ ही नहीं आता। जी बताइए। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ आज मुझे समझाने में आपको, बस ये है कि जो गैप आता है ना, उस गैप में आप जो चीजें भूल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पिछली मेहनत जाया हो गई और फिर वो बातें रिपीट करके आपको दोबारा समझाना पड़ता है। भाई जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया उनका ख्याल रखें ताकि आगे की बातें पिक करने में क्या हो, मसला ना हो। बताइए। अब मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग एक दफा फिर से स्टडी टेक्स्ट पढ़ के देखो इसका, और अब देखो कि क्या जो इक्विलिब्रियम वहां बताया गया है वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता।
और वो जो वहां लिखा हुआ है वो बगैर डेटा के है, सिर्फ थ्योरेटिकली डायग्राम बना दिया गया है। मतलब ए से बी तक का फासला बजट लाइन है, उसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट रख दिया गया है, और टेंजेंसी पॉइंट यहाँ पर है जहां स्लोप रेट ऑफ चेंज आ रहा है, उसको क्या मान लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया। अब पढ़ के देखना एक दफा लाजम, पढ़ेंगे सब लोग बेटा, बताइए। तो इस डिस्कशन को मैं ज्यादा आगे लेके नहीं जा रहा, इसलिए कि हम इसको कंटिन्यू रखें एक तो। अब आप एक दफा दोबारा इसको पढ़ के देखिए, क्योंकि मतलब मुझे पता है मुश्किल टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने की खातिर चाह रहा हूँ आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाए बस एक दफा। तो इसको एक दफा आप स्टिल टेक्स्ट से पढ़िए, कल मैं फिर दोबारा यहाँ से क्या करूंगा, बात शुरू करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। लाजमी पढ़ना है बेटा, ये मैं क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि आप लाजमी पढ़ेंगे इसको। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।